हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं इनके। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे मार्क्स गेन करके आएंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी। अब इनके आंसर्स भी मैं समझाऊंगी आपको। पहले मेरी लास्ट वीडियो आ चुकी है पार्ट 1, ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। हमने पहले ही पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन नंबर 5 तक की, वो देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक की भी आंसर्स पता चल जाएँ, ताकि एक भी कोई रिपीट होगा तो आप इजीली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की एंड अरेंज द वेरियस कैटेगरीज फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। ये वैसे अभी तक 1 से 2 बार ही रिपीट हुआ है, ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ। फिर भी हम मान के चलेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आ जाए तो हमें कैसे लिखना है वो हमें पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से वो हाईएस्ट टू लोएस्ट कैटेगरी में अरेंज्ड हैं, उनका अरेंजमेंट को आपने दर्शाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए। आंसर देख लेते हैं। The concept of taxonomic hierarchy is a way of organizing living organism into a categories based on their characteristics and evolutionary relationship. ये जो कॉन्सेप्ट है टेक्सोनोमिक हायरार्की का, वो एक वे है, एक तरीका है क्या कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो क्या है टेक्सोनोमिक हायरार्की? एक कॉन्सेप्ट है, वो ये दर्शाता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखकर किस तरीके से अरेंज करेंगे। उन अरेंजमेंट को, उन ऑर्गेनाइजेशन को ही करने को टेक्सोनोमिक हायरार्की कॉन्सेप्ट बोला जाता है। देख लेते हैं कैसे करते हैं। एट द हाईएस्ट लेवल वी हैव डोमेन विच इज़ द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी एंड इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स। क्या है? हाईएस्ट लेवल पे हमारे पास पाया जाएगा डोमेन, जो कि सबसे बड़ी और ब्रॉडेस्ट कैटेगरी होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। विद इन द डोमेन वी हैव किंगडम्स विच आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म हैज़ और हाउ इट ऑब्टेन एनर्जी। क्या है? इस डोमेन के अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है किंगडम, जो कि बेस्ड होता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, किस टाइप का सेल उसके अंदर है और कैसे वो एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा है। तो किंगडम सबसे पहले आएगा, सबसे हाईएस्ट लेवल पे डोमेन होगा, डोमेन के अंदर किंगडम होगा। किंगडम ये दर्शाएगा कि कैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का सेल है और कैसे वो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करता है। द 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। आपको पता ही होगा कि किंगडम हमारे पास 5 टाइप के पाए जाते हैं, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। ये 5 टाइप के किंगडम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आएगा वी हैव फाइला विच आर बेस्ड ऑन द प्लांट एंड शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइला, जो कि बेस्ड होते हैं, वो शेयर कर रहे होते हैं अपने जो भी बॉडी कैरेक्टर्स होंगे, बॉडी प्लेन होंगे, वो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे और मतलब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। विद इन ईच फाइलम देयर आर क्लासेस विच आर बेस्ड ऑन दी सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। फाइलम के बाद आता है हमारे पास क्लासेस। क्लासेस क्या होता है कि बेस्ड होती हैं क्लासेस कि कैसे सिमिलर बॉडी फंक्शन है उनके, या कैसे स्ट्रक्चर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप के बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ है, वो क्लासेस दर्शाती है। क्लासेस आर देन डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स विच आर बेस्ड ऑन दी शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। क्लासेस के बाद आता है हमारे पास ऑर्डर्स, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर में कितनी सिमिलैरिटीज़ है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है। ऑर्डर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फैमिलीज विच आर मोर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। ऑर्डर्स के बाद आता है फैमिली। फैमिली ये दिखाता है कि कैसे ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या ट्रेट्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। विद इन फैमिलीज वी हैव जेनरा विच आर ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज दैट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। फैमिली के बाद आती है जेनरा, जीनस, जो ये दर्शाता है कि कैसे किसी भी टाइप की स्पीशीज़ एक ही कॉमन एंसेस्टर से उभर के बाहर आ रही है, मतलब कैसे ही एक एंसेस्टर के साथ किसी भी स्पीशीज़ का लिंक है। And finally, at the lowest level, we have species which are group of organisms that can interbreed and produce viable offspring. क्या है? फाइनली लास्ट में आता है, सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है हमारे पास स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड करने के बाद एक नया वाइबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको स्पीशीज़ बोलते हैं। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ आपका, कैसे अरेंज करेंगे आप? सबसे पहले होगा डोमेन, डोमेन के अंदर होगा किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास के बाद आपका आएगा फैमिलीज, फिर जेनरा, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशीज़। तो इस तरीके से आप हाईएस्ट टू लोएस्ट में इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 बार आया है, बट फिर भी हम इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। पर क्वेश्चन नंबर 7 और जो हमने 5 तक अभी डिस्कस करे थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रट कर जाएंगे तो आपका 101% आप उनको अच्छे से लिख कर आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है आपको, जो बार बार रिपीट होते हुए आए हैं, किसी भी तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो देख लेते हैं। फर्स्ट आपका क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम क्या है? ये 2 से 3 बार रिपीट हुआ है अभी तक।
एक बार डेफिनेशन में पूछा था, एक बार शॉर्ट नोट में पूछा, एक बार फुल एक इसका क्वेश्चन बनाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए क्लैडोग्राम क्या है। अ क्लैडोग्राम इज अ डायग्राम यूज्ड इन बायोलॉजी टू शो द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़। क्लैडोग्राम एक टाइप का डायग्राम है, बायोलॉजी के अंदर यूज़ होता है। ये क्या दिखाता है कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपस में बना के रखती हैं। क्या कि कैसे अभी तक टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता आ रहा है, कैसे वो इवॉल्व होती आ रही है स्पीशीज़, और क्या उनके बीच में इंटरेक्शन है, वो दर्शाने के लिए एक डायग्राम यूज़ करते हैं। उस डायग्राम को क्लैडोग्राम बोलते हैं। इट इज़ बेसिकली अ फैमिली ट्री बट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। जो क्लैडोग्राम है, जो डायग्राम है, वो एक तरीके का फैमिली ट्री की तरह है, बट जो फैमिली ट्री होता है वो ह्यूमन के लिए होता है, बट ये ऑर्गेनिजम्स के लिए है। द ब्रांचेज ऑन द क्लैडोग्राम रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ द वन क्लोजेस्ट टुगेदर बीइंग द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड। क्या है ये जो ब्रांच है क्लैडोग्राम की, वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कितना क्लोजली रिलेटेड है, या कितना क्लोज रिलेशन उसके साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसका बनता है, तो वो ये दर्शाता है उसकी ब्रांच। द फर्दर अपार्ट दे आर द लेस क्लोजली रिलेटेड एंड दे आर। दूसरी ब्रांच क्या दर्शाती है कि कितना लेस क्लोजली रिलेटेड है ऑर्गेनिज्म। तो दो ब्रांच होती है इनके अंदर, जो एक दर्शाता है कि कितना क्लोजली रिलेटेड है या कितना कम रिलेटेड है। क्लैडोग्राम help us to understand how different species evolve and how they are related to each other। क्लैडोग्राम हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या हम इससे समझ सकते हैं? हमें ये समझ आता है इससे कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और कैसे अभी तक एक दूसरे के साथ रहते हुए इवॉल्व होते हुए आई है। क्योंकि इवोल्यूशन रिलेशनशिप के इंटरेक्शन को लेकर क्लैडोग्राम बनाया जाता है ना, इसीलिए इवोल्यूशन को दर्शाएगा। They are used by scientists to study biodiversity and help us to understand history of the earth। क्या है ये, क्या है, साइंटिस्ट द्वारा बायोडाइवर्सिटी की स्टडी के लिए हेल्प किया जाता है इसको, और ये हमें ये दर्शाता है कि कैसे हिस्ट्री लाइफ पे एग्जिस्ट करती है और कैसे इवॉल्व करती है। तो क्लैडोग्राम आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ अ बोटेनिकल गार्डन। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक बहुत बार रिपीट हुआ है। तो क्लैडोग्राम हो गया। इसके नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ द बोटेनिकल गार्डन, जो हर बार रिपीट होता है कि बोटेनिकल गार्डन का क्या रोल है। आंसर देख लेते हैं। The botanical garden are places where plants are grown and studied for the scientific and educational purpose। Botanical garden वो जगह है जहाँ पे प्लांट को उगाया जाता है स्टडी और साइंटिफिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि प्लांट के ऊपर स्टडी हो पाए, साइंटिस्ट उससे कुछ नॉलेज ले पाएँ या उस पर कुछ और साइंटिफिक स्टडी कर पाएँ, या फिर कोई भी एजुकेशनल पर्पस हो, उनके लिए बोटेनिकल गार्डन बनाया जाता है। They play an important role in preserving and protecting plant species, especially those are endangered एंड थ्रेटेड। ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए, स्पेशली उन स्पीशीज़ को, उन प्लांट की स्पीशीज़ को जो बहुत डेंजर में है या जो बहुत थ्रेटन में है, ताकि वो ख़त्म होने वाले हैं, उनको प्रिजर्व करने का काम भी बोटेनिकल गार्डन करता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अ स्पेस फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन, allowing people to learn more about plant and their importance in our ecosystem। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा स्पेस जहाँ पे प्लांट के ऊपर रिसर्च हो सके और एजुकेशन तौर पे उसको समझा जा सके, और ये लोगों को अलाउ करता है कि प्लांट के ऊपर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम में क्या रोल है वो समझ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। द बोटेनिकल गार्डन ऑल्सो सर्व्स एज प्लेस फॉर रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन, प्रोवाइडिंग अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर विजिटर टू इन्जॉय। बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा प्लेस भी सर्व करता है लोगों के लिए कि वो रिलैक्स हो सके, क्योंकि हम ब्यूटी को खोते जा रहे हैं, हर जगह पे बिल्डिंग बनती जा रही है, तो ब्यूटी इतनी हमारे कनेक्शन में नहीं है। तो बोटेनिकल गार्डन में हम जाएंगे तो हम अपना सारा टेंशन वहाँ पे भूल जाएंगे और रिलैक्स फील करेंगे, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी प्रदान करता है बोटेनिकल गार्डन। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कल्चर हेरिटेज एंड हेल्प अस टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर। ये क्या है कि जो बोटेनिकल गार्डन है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कल्चर का, हेरिटेज का, जो हमें अप्रिशिएट करता है कि हम नेचर की ब्यूटी को समझ सकें और कितना नेचुरल वर्ल्ड हमारा डाइवर्स है वो जान सकें। तो बोटेनिकल गार्डन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, हमें एजुकेशनल पर्पस देता है, साइंटिफिक नॉलेज देता है और हमें स्ट्रेस से दूर रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड, ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी क्या है ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। Horticulture is the study of individual organism and their relationship with the environment। ये horticulture एक स्टडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की दूसरे एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के साथ उसको कंपेयर करें तो उसको ऑर्टिकोलॉजी बोला जाता है। क्या है ऑर्टिकोलॉजी? एक स्टडी है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल रिलेशनशिप देखकर एनवायरनमेंट के साथ। इट फोकसेस ऑन हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद देयर सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग अदर ऑर्गेनिज्म, सॉइल एंड वाटर, क्लाइमेट। ऑर्टिकोलॉजी क्या है? एक स्टडी है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की कि कैसे वो नेचुरल कैसे वो एनवायरनमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखता है। वो ये क्या मेनली फोकस करता है कि ऑर्गेनिज्म
कैसे इंटरेक्ट रहता है अपने सराउंडिंग के साथ, आसपास चीज़ों के साथ कैसे सराउंडिंग बना के रखता है, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, सॉइल के साथ, वाटर के साथ, क्लाइमेट के साथ, तो उसको ऑटोकोलॉजी बोलते हैं। दिस फील्ड्स ऑफ स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्पीशीज अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन देयर सराउंडिंग्स। ये क्या, ये फील्ड जो है वो ये हेल्प करती है स्टडी के लिए, ये समझने के लिए हेल्प करती है कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ अडॉप्ट करती हैं, कैसे अडेप्ट रहती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे ही कोई भी सराउंडिंग्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस आ जाएँ तो कैसे वो खुद को अडेप्ट करेंगे, ये हमें दर्शाता है। इट इम्पॉर्टेंस फॉर conservation effects as it helps us to identify the specific need of the different species and develop strategies for the protecting them। ये क्या है, ये हमें इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ एफर्ट्स भी सिखाता है कि कैसे हम किसी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ, कैसे वो जान पाएँ कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ विलुप्त हो जाएगी, या कैसे हम स्ट्रेटजीज़ बनाएं कि उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और horticulture is also important for agriculture and forestry as it helps us to understand how different crops and trees grow and interact with their environment। horticulture एक important role एग्रीकल्चर में भी और फॉरेस्ट्री में भी important role प्रदान करता है, क्योंकि ये हमें ये दर्शाता है कि कैसे कोई भी डिफरेंट क्रॉप्स या कोई भी डिफरेंट ट्रीज़ किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन करके किस तरीके से ग्रो करते हैं और किस तरीके से वो हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। By understanding horticulture, we can develop more sustainable farming practices that protect our environment while still meeting our needs for the food resources। हम ये horticulture पढ़कर क्या हेल्प मिलती है हमें horticulture से, कि हम ये समझ पाएँ कि कैसे हम सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकें और कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और कैसे हम अपनी फूड और जो भी हमारी रिसोर्सेज की नीड है हमें उसको सही तरीके से उपयोग कर सकें। तो horticulture हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है कि स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देख लेते हैं इसका आंसर। द स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट इज़ अ वे ऑफ डिफाइनिंग व्हाट अ स्पीशीज़ इज़। स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या स्पीशीज़ है, क्या उसको डिफ़ाइन कैसे करें। स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट वही है कि क्या है स्पीशीज़, उसको बताता है स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। देयर आर सेवरल डिफरेंट स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट बट दे ऑल आर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट मेक्स वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम अनदर। क्या है, हमारे पास सेवरल डिफरेंट स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट हैं, बट सभी कॉन्सेप्ट यही एक आंसर प्रोवाइड करती है कि क्या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाता है उसको। तो क्या है, स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि स्पीशीज़ क्या है, और हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट हैं जो ये एक ही आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कहलाता है या क्या उसको डिफरेंट बनाता है। ठीक है। वन कॉमन स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट इज़ द बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। एक कॉमन स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है जो कि है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट विच डिफाइंस अ स्पीशीज़ एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग। क्या है, जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है वो एक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है जो ये दिखाता है कि कैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक वायबल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट इफ टू ऑर्गेनिज्म कैन मेड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट कैन ऑल्सो मेड एंड रिप्रोड्यूस दे कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मेट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, और जो नया ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी दूसरे ऑफस्प्रिंग के साथ मीटिंग करे और नए ऑफस्प्रिंग को बनाए, तो वो दोनों ही सेम स्पीशीज़ के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट ये हो गया। अनदर स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट इज मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट विच डिफाइंस अ स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक साइज, शेप एंड कलर। दूसरा कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट, जो ये डिफाइन करता है कि कोई भी स्पीशीज़ की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, जैसे कि उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है या कलर कैसा है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, बाहर से वो कैसे दिखता है, मॉर्फोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, तो बाहर से क्या दिखेगा, साइज़ दिख जाएगा, शेप दिख जाएगा या उसका कलर दिख जाएगा। तो किसी भी स्पीशीज़ का कलर, शेप और साइज़ जो कॉन्सेप्ट बताए उसको मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दिस मीन्स that if two organisms look similar enough they consider a part of same species। ये इसका मतलब क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म सिमिलर स्पीशीज़ या सिमिलर तरीके से दिख रहे हैं तो वो सेम स्पीशीज़ के अंदर ही काउंट की जाएंगी। ठीक है। देयर आर अदर स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट एज वेल बट दे ऑल ट्राई टू आंसर द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। और भी हमारे पास स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है बट सारे के सारे एक ही आंसर देते हैं कि कैसे वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं या फिर कैसे वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती हैं। ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज what makes one group and organism different from another we can better understand biodiversity and different species fit into our ecosystem। जब हम स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो ये हमें ये हेल्प करता है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी और कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ हमारी इकोसिस्टम के अंदर फिट होती हैं या कौन कौन सी वो सर्वाइव कर सकती हैं। तो स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। फूड वेब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार घुमा फिरा के फूड चेन या फूड वेब पूछ ही लेता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। A food web is a complex system of interrelated food chain and that shows a flow of energy and nutrition in our ecosystem।
फूड चेन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फूड चेन क्या है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। एक चेन में, एक लाइनर चेन में वो इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे कि हायर ऑर्गेनिज्म जो हायर कंज्यूमर होगा वो लोअर को खा जाएगा। जैसे कि एक खरगोश है वो घास खाएगा, और फिर एक जो फॉक्स होगा या फिर जो हिरन होगा वो खरगोश को खा जाएगा। तो वही है, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और अपने कंज्यूमेबल को यूज़ कर रहा है, वो फूड चेन है। तो अगर हम डिफरेंट टाइप की फूड चेन को एक साथ मिला दें तो वो फूड वेब बन जाता है। तो फूड वेब क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंटर रिलेटेड ऑफ फूड चेन का, शोज अ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन इन अवर इकोसिस्टम। ये क्या शो करता है कि कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में होता है और कैसे न्यूट्रिशन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। इट्स लाइक अ जाइंट पजल वेयर ईच पीसेज रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन दी फूड चेन। ये एक जाइंट पजल की तरह होता है फूड वेब। ये क्या दिखाता है कि कैसे एक डिफरेंट पीसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं, या कैसे फूड चेन रोल निभा रही है अपना इकोसिस्टम के अंदर। एट द बेस ऑफ द फूड वेब देयर आर प्रोड्यूसर्स। फूड वेब के बेस पे प्रोड्यूसर्स पाए जाएंगे, लाइक प्लांट्स हु मेक्स देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर्स प्लांट होते हैं जो खुद से अपना खाना बनाते हैं। दे कम इन दी प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक हर्बीविरियस एंड ईट दी प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आएगा हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे कि हर्बीविरियस जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि कार्निविरियस हु ईट प्राइमरी कंज्यूमर। कार्निविरियस वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। बट इट डज नॉट स्टॉप देयर। यहीं पे ये खत्म नहीं हो जाता, यहीं पे ये बंद नहीं हो जाता। इनफैक्ट देयर कैन बी मल्टीपल लेवल ऑफ कंज्यूमर इन अ सिंगल फूड चेन। एक सिंगल फूड चेन के अंदर मल्टीपल लेवल ऑफ कंज्यूमर पाए जा सकते हैं, एंड ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी अ पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन मेकिंग अप द वेब इवन मोर इंट्रिकेट। क्या है, एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फूड चेन का भी पार्ट हो सकता है और मोर कॉम्प्लेक्स उसको बना सकता है। फूड वेब आर important because they help maintain balance in our ecosystem. If one species disappear or become too abundant, it can also have ripple effect on the entire web. क्या है, फूड चेन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि ये मेंटेन करता है, बैलेंस बना के रखता है इकोसिस्टम के अंदर। कैसे एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ को खा लेती है, कैसे एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ पर डिपेंड है, वो भी दर्शाता है। ठीक है, तो मैंने इसको वैसे आपका प्रीवियस ईयर में जो आया है, मैंने प्रीवियस ईयर भी एक बार इसमें एक्सप्लेन किया है लास्ट में। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगी। मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में ज़्यादा अच्छे से समझाया है मैंने ये सारे क्वेश्चंस को। तो वो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप 2 बार सुनेंगे एक चीज़ को अलग अलग तरीके से, तो आपको कुछ तो दिमाग में घुसेगा और अच्छे से आप उसको बना के भी लिख सकेंगे अगर आपको डिट्टो याद नहीं रहा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर द वे टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल पिरामिड एक वे है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के अंदर क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच का, वो विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। दे शो दी रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी और बायोमास ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन और फूड वेब। क्या है, ये क्या शो करते हैं कि कैसे रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी या बायोमास किस ट्रॉफिक लेवल में या फूड चेन में बढ़ती जाती है या कम होती जाती है, और कैसे वो रिलेट करती है एक दूसरे के साथ, वो ये दर्शाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये 3 टाइप के पाए जा रहे हैं हमारे पास, एक एक समझ लेते हैं इनको। द पिरामिड ऑफ नंबर शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल विच प्रोड्यूसर्स एट द बेस एंड टॉप प्रेडेटर्स एट द टिप। क्या है, प्राइमरी जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो ऑर्गेनिज्म के नंबर को दर्शाता है कि एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जैसे कि सबसे बेस पे प्रोड्यूसर्स पाए जाएंगे और सबसे टॉप पे प्रेडेटर पाए जाएंगे। प्रोड्यूसर्स वही हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, प्रेडेटर वो हो जाएंगे जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, अपने प्रे को पकड़ेंगे। मतलब प्रेडेटर हो गया ना शिकारी करता है, वो शिकार को ढूंढेंगे और उन पर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, शोज द टोटल मास ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ईच ट्रॉफिक लेवल। क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास शो करता है कि मास, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल पे, एक ट्रॉफिक लेवल पे कितना पाया जाता है। विच प्रोड्यूसर्स अगेन एट द बेस एंड टॉप प्रेडेटर्स एट द टिप। बायोमास में भी प्रोड्यूसर सबसे बेस पे होंगे, सबसे नीचे होंगे, और प्रेडेटर सबसे टॉप पर पाए जाएंगे। फाइनली देयर आर पिरामिड ऑफ एनर्जी। फाइनली लास्ट हमारे पास है पिरामिड ऑफ एनर्जी, शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये शो करता है कि कैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर होती है टाइम टू टाइम। ठीक है, ecological pyramid also help us to understand how energy flow through the ecosystem and how much energy is lost as it move up through the food chain। क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड हमें ये भी समझाता है कि कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम के अंदर और कैसे एनर्जी लॉस हो रहा है जब एक लेवल से दूसरे लेवल तक कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन के अंदर पहुंचता है, तो कैसे एनर्जी लॉस भी हो रहा है और कैसे वो फ्लो भी कर रहा है, ये दोनों दिखाता है। दे ऑल्सो हेल्प अस टू सी हाउ इंपॉर्टेंट इट हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट हाइयर ट्रॉफिक लेवल। ये क्या है, ये हमें ये भी हेल्प करता है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसर एक हाइयर ट्रॉफिक लेवल को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
अल्फा टेक्सोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। अल्फा टेक्सोनॉमी क्या है? Alpha taxonomy is a branch of taxonomy that deals with the identifying, naming and classifying living organism based on their physical characteristics. अल्फा टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है एडवांस टेक्सोनॉमी की, ठीक है, टेक्सोनॉमी की ही एक एडवांस ब्रांच है जिसको अल्फा टेक्सोनॉमी बोलते हैं, जो ये डील करती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसका नाम रखा जाए और कैसे उसकी क्लासिफिकेशन किया जाए उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, ठीक है। इट लाइक्स गिविंग ईच ऑर्गेनिज्म अ यूनिक नेम टैग सो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड स्टडी देम। ये एक तरीका ये है कि कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दें या एक यूनिक टैग दें ताकि हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें या उसकी स्टडी कर सकें, ठीक है। टेक्सोनॉमिस्ट यूज अ सिस्टम क्लॉज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू नेम अ स्पीशीज। टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो एक सिस्टम को यूज़ करते हैं स्पीशीज को नाम देने के लिए, जो कि होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो हमने पहले भी पढ़ा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ईच स्पीशीज इज गिवन अ 2-part नेम लैटिन कंसिस्टिंग ऑफ अ जीनस एंड स्पीशीज नेम, फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंड होमो सेपियंस। ये मैंने आपको पहले ही बताया नोमेनक्लेचर के अंदर कैसे होता है कि ईच स्पीशीज, कोई भी एक स्पीशीज़ को या हर एक स्पीशीज़ को 2 पार्ट का नाम दिया जाता है, जो कि लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वर्ड स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था होमो सेपियंस ह्यूमन, होमो सेपियंस जो होता है, होमो मीन्स जीनस, सेपियंस मीन्स जो उसका स्पीशीज़ है, ठीक है। अल्फा टेक्सोनॉमी इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अल्फा टेक्सोनॉमी के इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये दिखाता है कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकें और कैसे उसको समझ सकें, कैसे वो हेल्प करेगी हमें, वो ये हमें दर्शाता है। इट ऑल्सो अलाउज अस टू कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली अबाउट डिफरेंट स्पीशीज़ बाय अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्डाइज्ड नेम। क्या है ये? हमें ये भी अलाउ करता है कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें इफेक्टिवली डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में और कैसे उनको नेम देना है, कैसे उनको किस पोजीशन पे रखना है, वो हम देख सकें और समझ सकें। नेक्स्ट है हमारा इकोटोन। इकोटोन क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। इकोटोन, एंड इकोटोन इज अ ट्रांजिशनल एरिया वेयर 2 डिफरेंट इकोसिस्टम और हैबिटेट वेयर दे मीट एंड ब्लेंड टुगेदर। इकोटोन एक ट्रेडिशनल एरिया है जहाँ पे 2 इकोसिस्टम का हैबिटेट पाई जाती है। जैसे ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, और यहाँ की इकोसिस्टम की और यहाँ की इकोसिस्टम की एक हैबिटेट अगर यहाँ बीच में पाई जा रही है तो ये हमारी इकोटोन होगी कि 2 टाइप के हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो वो इकोटोन है, ठीक है। इट्स लाइक अ बॉर्डर जोन वेयर यू कैन सी अ एलिमेंट ऑफ बोथ इकोसिस्टम। ये एक बॉर्डर जोन की तरह होती है जहाँ पे आपको 2 इकोसिस्टम के एलिमेंट पाए जा सकते हैं। इकोटोन कैन बी इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी बिकॉज दे ऑफन सपोर्ट यूनिक स्पीशीज़ एंड अडेप्टेड टू बोथ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोटोन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है बायोडाइवर्सिटी के लिए क्योंकि ये यूनिक स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर को और यूनिक स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है कि कैसे ये अडेप्ट हो सके 2 टाइप के इकोसिस्टम को रहते हुए। फॉर एग्जाम्पल वेटलैंड फॉरेस्ट इकोटोन माइट हैव स्पीशीज दैट थ्राइव इन बोथ वेट एंड ड्राई कंडीशन। क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेटलैंड फॉरेस्ट है जो कि एक इकोटोन हो गया जहाँ पे दोनों टाइप की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि वेट और ड्राई कंडीशन में रहने वाली स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इकोटोन कैन ऑल्सो बी सेंसिटिव एरिया दैट आर ईजिली डिस्टर्बटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इकोटोन एक सेंसिटिव एरिया भी है जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी द्वारा उसके क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट पे भी काम करके उसको ख़राब कर सकते हैं। ह्यूमन तो कर ही देता है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दीज एरियाज एंड स्टडी देम टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पृथ्वी पर हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो अभी तक बार बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट आपके लिए आएगा वेल लेबल डायग्राम, जो हर बार पूछा जाता है, तो इसकी वेल लेबल डायग्राम आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये हर बार पूछते हैं, नीट वेल लेबल डायग्राम, मतलब आपको वेल लेबल डायग्राम बनाना है, लेबलिंग भी करना है और साफ सुथरा डायग्राम बनाना है, ठीक है। पहला जो हर बार रिपीट हुआ है, फ्लो ऑफ नाइट्रोजन थ्रू दी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के थ्रू नाइट्रोजन कैसे फ्लो करता है उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रस साइकिल जो भी है उसका बनाना है। तो ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, इसको देख लो आप। क्या है? एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन है, लाइटनिंग हुई, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ लाइटनिंग के द्वारा और ये सॉइल के अंदर चला गया। सॉइल के अंदर कुछ टाइप के बैक्टीरिया हैं जो इनको फिक्स करते हैं। वैसे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अगर याद भी ना रहे डायग्राम तो आप बना सकें। सबसे पहले आपको एनवायरमेंट में नाइट्रोजन पाई जाएगी, लाइटनिंग हुई, उसका फिक्सेशन हो गया लाइटनिंग द्वारा और वो सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब हो गई। सॉइल के अंदर कुछ टाइप के नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे NH3 के अंदर, और फिर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको NH3 के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी मिलेगा जो उसको वापस डीनाइट्रिफिकेशन करके एनवायरमेंट के अंदर डाल देगा। और यहाँ पे हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, तो एनिमल डंग भी अपना NH4 यहाँ पे रिलीज़ करेगा, उससे भी नाइट्रिफिकेशन होगा और नाइट्रोजन रिलीज़ की जाएगी, वही वापस जाके एनवायरमेंट में चली जाती है। तो इस तरीके से आप बना देंगे, इस तरीके से ये साइकिल चलती है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल भी हर बार रिपीट होती है, तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कार्बन साइकिल में क्या है, सनलाइट से सबसे ज़्यादा कार्बन किससे एमिट होता है, हमारा प्लांट से। तो प्लांट क्या है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट कर रही है, और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर से जा रहा है प्लांट के अंदर, प्लांट इसको कंज्यूम कर रही है, प्लांट फिर इसको ऑक्सीजन रिलीज़ कर रही है, फिर ये दूसरे कंज्यूमर हैं जो हमारे प्लांट के अलावा एनिमल्स, वो इसको फिक्स करेंगे और डिकम्पोज करेंगे, और जो कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जाएगी, मतलब सॉइल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। और ये प्लांट इंडस्ट्री जो होती है हमारी, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर से भी फॉसिल फ्यूल कम्बशन द्वारा कार्बन निकलता है। तो ये कार्बन की साइकिल है कि क्या है, एटमॉस्फेयर द्वारा भी निकल रहा है, प्लांट के द्वारा भी निकल रहा है, और ये एनिमल्स के द्वारा भी, इनके डंक के द्वारा भी निकलता है, और फॉसिल फ्यूल के द्वारा ये अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा भी निकलता है। तो इस तरीके से आप एरो ठीक बनाइएगा कि एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर जा रहा है, प्लांट से ये सॉइल के अंदर जा रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, एनिमल से भी ये सॉइल के अंदर जा रहा है, प्लांट से ये एनिमल के साइड भी जा रहा है, सॉइल से ये वापस ये इंडस्ट्री के अंदर जाएगा, इंडस्ट्री से वापस ये हमारे एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो ये कार्बन साइकिल थी। लास्ट थर्ड है हमारा स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक ऑफ हाइड्रोसोर। सक्सेशन का स्टेजेस कैसा है हाइड्रोसोर के अंदर, वो बताना है आपको। ठीक है, ये प्राइमरी सक्सेशन है, इस साइड से ऐसे चलेगी। ठीक है, क्या है, ये हमारी एक बेयर रॉक है जो लाइकेंस और मॉसेस द्वारा ये ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद ग्रास और हर्ब्स आएंगे इस पर जो प्रोड्यूस हो जाएंगे, हर्ब्स और ब्रशेज होंगे, जो हर्ब्स हैं बड़ी हो जाएंगी, फिर वो बड़ी होकर यंग ट्रीज में बदल जाएंगी और मच्योर ट्री में बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका सक्सेशन ऑफ प्राइमरी सक्सेशन है। ये भी बार बार पूछते हैं कि एक बेयर रॉक से कैसे प्राइमरी सक्सेशन होता है, कैसे वो प्लांट में बदल जाता है। लास्ट डी है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड वेब। फूड वेब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है आपको। तो ये फूड वेब है, जो सबसे पहले आपके होगा ईगल। जो ईगल है वो सबको ही खाती है, वो सबसे आपकी ऊपर होगी प्रेडेटर के ऊपर, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है आपका, समझ लो। सबसे नीचे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि खुद का फूड खुद ही बनाते हैं, जैसे हमारे प्लांट हो गए, फोटोसिंथेसिस द्वारा ये बना रहे हैं। तो क्या है, ग्रास ऑफर इन पर डिपेंड करेगा, तो इनकी एनर्जी लेवल ऊपर जाएगी। इनकी एनर्जी लेवल ग्रास ऑफर अब्जॉर्ब करेगा ना, तो ऊपर जाएगी। तो ग्रास ऑफर इन पर डिपेंड है, इनसे वो अपनी एनर्जी लेगा। फ्लाइज भी इन पर डिपेंड है, फिर ग्रास ऑफर को फ्रॉक खा लेगा, बर्ड्स खा लेगी और रैट खा लेगा, और रैबिट ये हमारे प्लांट को खा लेगा। फिर इनको कौन खाएगा, इनको स्नेक खाएगा। फ्रॉग है, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा, तो इनकी एनर्जी तो ऊपर ही जाएगी ना जिनको खाया है। फ्रॉग से जो हमारा लोमड़ी है वो रैट को खा लेगा, और जो सबसे ऊपर होगा ईगल, वो फ्रॉक्स को भी खा लेगा, रैट को भी खा लेगा। तो ये एनर्जी फ्लो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, बट ऊपर से नीचे इनको खाया जाता है। मतलब जो बड़ा प्रेडेटर होगा वो छोटे को खा लेगा, और एनर्जी फ्लो बड़े तक जाएगी। तो ये आपका फूड वेब था। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बार बार रिपीट होती है, वाटर साइकिल भी बोलते हैं जिसको। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, क्या है, वाटर कंडेंसेशन होगा आपका वाटर इसके अंदर, क्लाउड के अंदर, तो बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी, ये हिमालय के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, और वही बाद में जाके लेक्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा। ओशन में और लेक्स के अंदर से इवेपोरेट होगा सन्स के द्वारा, इवेपोरेशन होगा, ये वापस जाके क्लाउड के अंदर कंडेंसेशन हो जाएगा, वापस से यहीं से बरसात होगी, और ये वापस ये साइकिल ऐसे ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी हाइड्रोजन साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। तो ये बार बार रिपीट होते हुए हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्प मिले एग्जाम में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके जाइएगा, और एग्जाम देने के बाद भी आप कमेंट कीजिएगा कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली थी या नहीं मिली थी, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, और कौन सी वीडियो के ऊपर, कौन से कोड के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए बना दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।